हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया है कि आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी या भूगोल की होने वाली है। आप लोगों के काफ़ी समय से डिमांड रहे हैं कि हाँ सर ज्योग्राफी की क्लास पढ़ाइए इस पर, तो उसी क्रम में चीज़ों को शुरू किया जा रहा है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर कंटेंट के रूप में आपको मिलेंगी। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद यहाँ से सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। मैप के माध्यम से सारी चीज़ों के माध्यम में मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्लास आपको कैसा लगेगा, आप अपना कीमती सुझाव दीजिएगा। और इसको जो है, ये चैनल आपका है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भूगोल की अगर बात की जाए तो इसके जनक के रूप में किसको माना जाता है? इसके जनक के रूप में माना जाता है इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल है क्या? भूगोल जो है विज्ञान की वो शाखा है, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें पृथ्वी की संरचना तथा पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है भाई, मतलब हम इसमें पृथ्वी से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक और बाह्य स्ट्रक्चर, उस पर होने वाली गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? भूगोल कहते हैं। ठीक है ना, ज्योग्राफी। इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है दोनों प्रकार की ज्योग्राफी पूछी जाती हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से अगर बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम आते हैं। समझ रहे हैं ना? तो पढ़ना दोनों है, लेकिन पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इसलिए क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें जो है इंडियन ज्योग्राफी से सवाल ज़्यादा आने की वजह से विशेष फोकस आपको करना होगा किस पर? इंडियन ज्योग्राफी पे। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत किया जाता है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ों को देखेंगे और इसमें जो है भारत की स्थिति विस्तार से लेकर और पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा। पढ़ना क्या क्या है पहले ये जान लेते हैं कि हमको भारत के भूगोल में पढ़ना क्या है। भारत के भूगोल में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ना है। भारत की स्थिति एवं विस्तार, जैसे अब यहाँ से ये देखा जाना है ना कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। पता तो सबको है कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ के सिस्टम से अगर क्वेश्चन वहाँ से आपके एग्ज़ाम में सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आप परफेक्ट चल रहे हो। ठीक है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसके बाद अगला आ जाएगा जो है भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बाद जो है इसमें हम क्या पढ़ लेंगे? भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत पर्वत, पठार, पर्वत और पठार को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना? इसके अलावा और पढ़ लेंगे प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय कुछ स्ट्रक्चर हैं उनको हम लोग पढ़ लेंगे, है ना? आगे क्या पढ़ेंगे इसके बाद? भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ।
नदियाँ अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो नदियों को पढ़ने के बाद झीलें, और झीलों को पढ़ने के बाद दर्रा, ठीक है ना। नदियाँ बहेंगी तो गैप का निर्माण होगा, दर्रों का निर्माण होगा, झीलें हो जाएंगी, दर्रा, घाटियाँ, भारत की घाटियाँ, जो भी घाटियाँ एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम कंप्लीट पढ़ाया जाएगा आपको, और आपको इसको पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़कर देख लीजिएगा। और इसके बाद नदियाँ हो गई, झीलें, दर्रा, घाटियाँ। अगला आएगा जो है भारत में वन पढ़ लेंगे। वन के बाद कृषि पढ़ने के बाद जो है कृषि से संबंधित क्रांतियाँ, कृषि क्रांतियाँ, ठीक। इसके बाद मिट्टी, भारत की जलवायु तथा मिट्टियों के बारे में लोग पढ़ेंगे। मिट्टी पढ़ने के बाद जो है, ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं भी पढ़ लेंगे, सिंचाई परियोजनाएं। इसके बाद जो है भारत में परिवहन पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। भारत में परिवहन पढ़ लेंगे। भारत में परिवहन पढ़ने के बाद जो है वन्यजीव संरक्षण, भारत में वन्यजीव संरक्षण में हम लोग जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और क्या बच रहा है, भारत की जनसंख्या, भारत में उद्योग और जनसंख्या, भारत में उद्योग, और इसके बाद भारत में खनिज संसाधन, भारत में खनिज संसाधन, भारत में ऊर्जा संसाधन, ठीक है। भारत में खनिज संसाधन, भारत में ऊर्जा संसाधन। और इसके बाद आफ्टर दिस क्या पढ़ा जाएगा, भारत की जनगणना। इतना पढ़ना है भैया, 2011 की जनगणना अभी चल रही, इतना पढ़ना है, ठीक है ना। इतना पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया और हम नहीं कर पाए, समझ रहे हैं ना। तो इतने टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, और हमारे साथ चीज़ों को आप बेहतर ढंग से सीखते हुए चलिएगा, और बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। चलिए भाई, तो सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार। भारत, जैसा आपको पता है कि भारत कहाँ पर है भाई, चलिए देखते हैं, आपको मैप में भी बना के दिखाता हूँ मैं। भारत की स्थिति और विस्तार, पहला चैप्टर है भारत स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, स्थिति एवं विस्तार। क्लियर है। भारत की स्थिति जानने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कि भारत है कहाँ पर। तो भारत जो है, भारत की संरचना अगर देखी जाएगी तो भारत जो है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। ये उत्तरी क्या है, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांश में है, और पूर्वी क्या है, देशांतर में है, पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर। तो जैसे यहाँ देखिए भाई,
कि जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब पर जो ऐसे पड़ी हुई लाइनें खींची जाती हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। ठीक है ना, इनको हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं या इनको बोला जाता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी पर खींची गई बड़ी काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये जो है एक एक डिग्री पर खींची जाती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इस 0 डिग्री अक्षांश को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस 0 डिग्री अक्षांश, मैं थोड़ा सा सिस्टम से लिख दूँ उसको, 0 डिग्री अक्षांश, इस 0 डिग्री अक्षांश को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। इधर इसके ऊपर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर 23.5 डिग्री पर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ पर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम बोलेंगे आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और इधर यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्लियर है भाई? बताइए। यहाँ नीचे की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ देखिएगा, ये वाला जो लाइन है इसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम बोलेंगे मकर रेखा। इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। इधर इसके नीचे इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त याद रखिएगा, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो 90 डिग्री दक्षिण, इसको हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनको आपको याद रखना होता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश जो होती है इसको भूमध्य या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इसको इक्वेटर कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, इधर जो है 23.5 डिग्री उत्तर, इसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और इधर जो है 66.5 डिग्री उत्तर, इसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। और इधर उत्तर में जो है 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इधर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ जो है 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण को जो है अंटार्कटिक वृत्त, और इधर 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? ये पड़ी हुई रेखाएं हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो है जो भी क्षेत्र बन रहा है उसको टेम्परेचर के आधार पर बांटा जाता है और इसी को कहते हैं कटिबंध। ठीक है, तो देखिएगा कटिबंध क्या होते हैं। कटिबंध थोड़ा सा मैं बता दूं, चूंकि एसएससी वगैरह में सवाल पूछा जाता है। जो है कटिबंध जो है ये टेम्परेचर के आधार पर, ताप के आधार पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र हैं, रेखाओं के बीच के क्षेत्र हैं। ठीक है ना। कटिबंध जो है किसके आधार पर बांटे जाते हैं? टेम्परेचर के आधार पर बांटे गए जोन होते हैं जो किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कर्क रेखा और इधर मकर रेखा, ये कर्क रेखा हो गई, इधर मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। ये क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है।
क्लियर है? उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी वर्ष भर पड़ती है, इस नाते यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से इस वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। इस वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के नाते यहाँ पर वनस्पतियाँ भी कैसी पाई जाती हैं? सदाबहार पाई जाती हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ें। इस वाले क्षेत्र में अगर हम आ जाते हैं, इस वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है, ये वाला जो क्षेत्र मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये वाले क्षेत्र में जो है ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी पड़ती है, इधर भी और इधर भी। तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, इधर भी ये शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध क्या होगा? या तो कर्क रेखा से आर्कटिक के क्षेत्र को बोलेंगे, या तो मकर रेखा से अंटार्कटिक के क्षेत्र को बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम इधर उत्तर की ओर और चलते हैं या दक्षिण की ओर चलते हैं, तो हमको जो भी क्षेत्र इधर उत्तर या दक्षिण की तरफ मिलेगा, ये वाला एरिया जो है इधर की तरफ, ये वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे शीत कटिबंध। ठीक है ना? इधर या इधर वाला एरिया क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध कहलाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है और सबसे ठंडा क्षेत्र भी ये वाला रहता है। क्लियर है बातें? आगे सारी चीज़ों को मैं बताता चलूँगा, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिएगा। जैसे जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं चीज़ों को आपको बताऊँगा। ठीक है? अभी आप केवल इतना जाने रहिए कि ये जो ग्लोब पर मैंने अक्षांश रेखाओं को बनाया है, तो ये अक्षांश रेखाएं किसके आधार पर बनाई गई हैं? ये टेम्परेचर को बांटने वाले क्षेत्रों के आधार पर बनाई गई हैं। ठीक है। अब हम एक और आपको बात बता देते हैं कि इनकी संख्या क्या होगी। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर पूछा जाएगा, अक्षांश रेखाएं होंगी कितनी भाई? तो जैसे भी कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए, तो आप तुरंत उससे सवाल पूछिएगा कि हम ग्लोब पर बताएं या मैप पर बताएं। ठीक है ना? ग्लोब पर बताएं या मैप पर बताएं। तो देखिए भाई, अगर ये ग्लोब है तो ऐसे एक गेंद है, उसके ऊपर ऐसे हमने कागज़ को चिपका कर, वर्ड के नक्शे को चिपका कर जो है, वर्ड मैप को चिपका कर जो है, उसके दोनों सिरों को ऐसे फोल्ड कर दिया है। लेकिन अगर हम उसको फैलाएंगे तो बाकायदा मैप बन जाएगा, है कि नहीं? तो अगर हम ग्लोब पर देखेंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कुछ कम आएगी, ज़्यादा आएगी, क्या आता देखिएगा। तो देखो भाई, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ 90 तक लाइन अगर आप खींचोगे, ग्लोब पर अगर खींचोगे, तो 0 1 2 3 ऐसे खींचते खींचते जब 90 पर पहुँच जाओगे, कैसे खींचते हैं पहले ये जानिए। जैसे यहाँ पर हमने जो है चांदा रखा, यहाँ 0 डिग्री मापा, यहाँ 0 डिग्री मापा, एक लाइन खींच दिया। फिर यहाँ 1 डिग्री मापा, यहाँ 1 डिग्री मापा, एक लाइन खींच दिया। ऐसे 23.5 यहाँ नापा, 23.5 यहाँ मापा, एक लाइन खींच दिया। तो दोनों तरफ से जब बिंदु मिलाकर मापते चले जाओगे, तो जब 90 पर पहुँचोगे तो इधर से भी दोनों 90 पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ आप लाइन नहीं खींच पाओगे, केवल एक बिंदी रख पाओगे। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी आपने रेखाएं खींची वो 90 में से एक कम थी, मतलब 89 लाइन आपने इधर खींची होगी। ठीक है ना? और 89 लाइन आपने इधर खींची होगी, है कि नहीं है? यही तो हुआ होगा। तो इसका मतलब 89 इधर रेखाएं, 89 इधर रेखाएं। ठीक है? तो देखो, अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर ग्लोब पर हम देखें, ग्लोब पर, तो आप कहोगे कि सर 89 इधर नॉर्थ साइड है और 89 इधर साउथ साइड है, और एक ये 0 वाली है। तो कुल मिलाकर 179, इन सबको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो ग्लोब पर निकल कर आएगी, कितनी निकल कर आएगी? 179 निकल कर आएगी। क्लियर है ना? ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। और अगर हम मैप पर देखेंगे, मैप पर, नक्शे पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा भाई? ये पूरा नक्शा जो इसके ऊपर चिपका है उसे फैला देंगे, तो ये 90 वाली भी एक लाइन आपको मिलेगी, यहाँ भी 90 वाली एक लाइन आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? तो कितनी लाइनें हो जाएंगी? 90 इधर, 90 इधर और एक ये। तो 90 उत्तर की तरफ, 90 दक्षिण की तरफ और एक ये भूमध्य रेखा, तो हो जाएगी 181। तो मैप पर जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 निकल कर आती है, जबकि ग्लोब पर यही संख्या कितनी निकल कर आती है? 179। तो दोनों को आप याद रखिएगा
कि अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी है, 179 है। और जब इसका जो है उस पर देखा जाएगा, मैप पर देखा जाएगा, तो यही संख्या कितनी निकल कर आएगी, 181 निकल कर आएगी। बात क्लियर है? आगे बढ़ें। ये बातें आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसको आप अच्छे से बनाइएगा ताकि आपको जो है दिक्कतें ना हो। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो है कि भारत हमारा इसमें कहाँ होगा। तो भारत को जानने के लिए पहले हम अक्षांश रेखाएं देखे हैं, इसके बाद देशांतर रेखाएं देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जो है देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं क्या चीज़ बताती हैं? ये टेम्परेचर को बताने का काम करती हैं कि पृथ्वी पर किस स्थान पर कितना टेम्परेचर रहेगा, है ना, कितना टेम्परेचर किस वाले जोन में रहेगा, ये चीज़ बताने का काम करती हैं अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं भाई? तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, हम बात कर लेंगे देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? तो देशांतर रेखाओं को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये जो रेखाएं होती हैं ये दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं सही से और बना दूं। देखिएगा भाई, अब अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर इधर ये उत्तरी ध्रुव, इधर ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है, और इधर ये दक्षिणी ध्रुव, इधर कौन सा एरिया है, दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को मिलाने वाली जो ऐसी रेखाएं होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम कहेंगे देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाएं, ये कैसी रेखाएं हो गई? तो ये सभी की सभी रेखाएं हो गई देशांतर रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखाएं। क्लियर है? मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ इसमें। यहाँ देखिएगा, ये देशांतर रेखाएं जो होंगी ना, ये देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? तो ये जो है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, जबकि ये कैसी रेखाएं होती हैं? ये जो है पड़ी हुई रेखाएं होती हैं और ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, जबकि ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं यहाँ ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। इनका यूज क्या है? देशांतर रेखाएं किस लिए खींची जाती हैं? तो देशांतर रेखाओं से हमको समय और तिथि की जानकारी होती है, समय और तिथि की, ठीक है। टाइम और डेट को जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो टाइम और डेट को जानने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है देशांतर रेखाओं की, ठीक है। देशांतर रेखाओं में जैसे ये सामने की तरफ है, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है भाई? तो 0 डिग्री देशांतर को जो है, 0 डिग्री देशांतर को GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। और इनके द्वारा हम जो है क्या चीज़ पता लगाते हैं? समय का ज्ञान करते हैं। इसके द्वारा हम किस चीज़ का ज्ञान करते हैं? 0 डिग्री देशांतर के द्वारा समय का ज्ञान करते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री देशांतर होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतर से हम किसकी जानकारी करते हैं? तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर होगा। और इस 180 डिग्री देशांतर के आधार पर हम क्या चीज़ की जानकारी करते हैं? तो इसके आधार पर जो है हम तिथि की जानकारी करते हैं, ठीक है। और इस 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको बोला जाता है। क्लियर है चीज़ें? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहेंगे? 180 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहेंगे? जीएमटी कहेंगे। किसी भी स्थान का समय इस रेखा के आधार पर मापा जाता है। इधर इसके पूर्व में ये कौन सी दिशा है? पूर्व। इधर कौन सी है? पश्चिम। तो इधर पूर्व का समय जो होगा वो पॉजिटिव में रहेगा, इधर का समय पीछे रहेगा। ठीक है ना? इधर का समय क्या रहेगा? पीछे रहेगा। अभी मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं टाइम जोन वगैरह पे भी डिस्कस करूँगा। आई बात समझ में? तो ये जो है देशांतर रेखाओं से हमको समय और तिथि की जानकारी मिलती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। और यहाँ जीएमटी से हम किसी भी स्थान के समय को मापते हैं और 180 डिग्री देशांतर से वहाँ से तिथि को मापते हैं। ठीक है ना? संडे मंडे इन सबको, और यहाँ से समय को मापते हैं कितना टाइम हो रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है बातें? चलो, तो ये हो गई जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब अगर हम भारत की स्थिति को देखना चाहें तो भारत की स्थिति जो है ये दोनों प्रकार से मैंने बताया कि देशांतर और अक्षांश में अगर इसका विस्तार देखा जाएगा तो है क्या। तो ज़रा सा देख लीजिए जल्दी से। देखिए भाई, जैसे मैंने बनाया ग्लोब, इस ग्लोब पर हमारा भारत कहाँ पर होगा इसकी जानकारी हमको करनी है। ठीक है? तो ये हमने खींचा जो है देशांतर रेखाओं को, सॉरी अक्षांश रेखाओं को। ठीक है? पड़ी हुई रेखाएं अक्षांश रेखाएं, और इधर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाओं को। ये देशांतर रेखाएं हो गई, पूरा का पूरा एक ग्रिड बन गया। ठीक है ना? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। जैसे ये दो देशांतर रेखाएं ना, इनके बीच की दूरी जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको गोरे कहा जाता है। ठीक है ना? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 110 किलोमीटर होती है, सॉरी 111 के करीब होती है। ठीक है ना? 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी होगी वो भूमध्य रेखा पर होगी, और ये जो है 111.39 किलोमीटर होती है। ठीक है ना? तो इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो अपना प्यारा भारत है कहाँ पर? तो जैसे आपको पता है कि भारत के ऊपर से कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा। तो भारत अपना यहाँ पर स्थित है ऐसे। ठीक है? भारत अपना यहाँ पर ऐसे इस तरीके से है। ठीक है? ये अपना हो गया भारत। अब भारत के स्थिति के बारे में जानेंगे तो ये वाली जो रेखा है ये उत्तर और दक्षिण बताती है। तो इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर क्या हो गया भाई? उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है ना? और देशांतर की बात करें तो ये वाली रेखा इसको पूर्वी देशांतर मान रही है। तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और क्या हो गया? पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक? तो इसीलिए मैंने बोला कि ये अपना जो भारत है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यही बात तो मैंने बताई थी अभी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये क्या है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है? क्लियर है बातें? चलिए, तो आज के लिए इतना रखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। बाकी चीज़ों पे हम मिलते हैं कल के वीडियो में। इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, चीज़ें आपको बेहतर ढंग से ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू सभी को।